नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका वर्षा पाठक मैम। बच्चों, आज हम एक नई किताब पढ़ेंगे। मैंने पीडीएफ फाइल में दिया भी था आपको पढ़ने के लिए। आज उसी टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। भारत की खोज, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। इसका पहला टॉपिक है बच्चों अहमदनगर का किला। तो इससे चलिए शुरू करते हैं। अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई विचारा विव्यक्ति, यानी जवाहरलाल नेहरू को जब 13 अप्रैल 1944 को जेल में बंदी किया गया था, तो उस दौरान उन्होंने क्या क्या विचार अपनी अभिव्यक्ति की थी, यानी अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया था, उसके बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी वो इससे पहले भी 8 बार जेल जा चुके थे। ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। 20 महीनों से भी अधिक समय से वे यहाँ बंदी थे, यानी 20 महीने 20 मंथ से भी अधिक वो यहाँ पर बंदी थे। जिस दिन वे यहाँ आए उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का चांद था। शुक्ल पक्ष का दूज का चांद था, मतलब कि उस समय चांदनी जो रोशनी थी चांद की वो एकदम दूध की तरह सफ़ेद थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी दूज का चांद आकाश में दिखाई देता है तो उसे 1 महीना पूरा होने की सूचना देता है। और जब दूज का चांद यानी जब इस तरह से फुल मून उन्हें दिखाई देता था तो उन्हें यह एहसास होता था कि अब 1 महीना पूरा हो गया है। साथ ही यह एहसास दिलाता था कि वह नेहरू जी का स्थायी साथी रहा, यानी दूज का चांद ही, यानी चांदनी रात को उस चांद के फुल मून को देखकर ही वह यह एहसास दिलाते थे या अपने आप पर भरोसा रखते थे कि कोई साथी हो या ना हो, लेकिन वह चांद ही या ये चांदनी रोशनी ही उनकी साथी बनी रही। कि एक महीना करके उनकी जेल की जो जिंदगी थी वो कैसे बीती। चांद लेखक हेतु इस बात का भी संदेश वाहक रहा कि अंधेरे के बाद उजाला भी अवश्य आता है। लेखक यह भी बोलते हैं कि चांदनी रात के बाद फिर अमावस्या की रात यानी काली रात भी आती है, उसके बाद फिर से उजाला आता है। तो यह भी एक था कि दुख के बाद सुख भी आता है, यानी कठिनाइयों के बाद सुख भी आने की आवश्यक है, अर्थात कठिनाइयों के बाद सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। उन्हें यह विश्वास था। यह विश्वास उन्हें ये दूज की चांद को जब वो देखते थे, यानी फुल मून को जब देखते थे, उन्हें यह एहसास होता था। अतीत का भार। पाठ का सार बच्चों इस प्रकार है। सार यानी संक्षेप में। जेल में बागवानी करना, यानी जब उन्हें जेल में बंदी बनाया गया था तो उस दौरान उन्हें क्या क्या करना पड़ता था कि बागवानी, यानी वो बगीचे की देखरेख करते थे, फूल वूल लगाते थे, गार्डनर का काम करते थे उस दौरान वो वहाँ पर। अहमदनगर किले में बंदी जीवन जीते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे। जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें बिजी रखने के लिए कुछ न कुछ काम दिया जाता था, तो अपने अपने इच्छा के अनुसार लोग काम बांट लेते थे। तो नेहरू जी भी बागवानी का काम उन्हें दिया गया और वह खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वह रोज़ की आदत ही बन चुकी थी उनकी, वह जेल में बागवानी करते थे। प्रतिदिन कई कई घंटे तपती धूप में फूलों की क्यारियां बनाते थे, यानी लाइन से फूल लगाते थे और उनकी अलग अलग क्यारियां बनाते थे। सारी धरती पत्थरों, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, यानी अहमदनगर के किले में उस दौरान की स्थिति क्या थी कि पूरी जो धरती थी वो पत्थरों से, टूटे फूटे पत्थरों से भरी हुई थी, और मलबे यानी जो छोटे छोटे अवशेष बच जाते थे वो मलबे के रूप में वहाँ पे पड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने अपनी लगन व कठिन परिश्रम से उसे उपजाऊ बना डाला, यानी ऐसी ज़मीन पर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से उस पत्थर और मलबे से भरी ज़मीन को उपजाऊ बने, यानी फर्टिलाइज बना दिया, जहाँ पर वो सुंदर सुंदर फूल उगा सके, सब्जियाँ उगा सके और भी अधिक चीज़ें। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जेल में उन्हें बागवानी करना पड़ा था।
तो दूसरा टॉपिक है अहमदनगर का इतिहास। अब चलिए इतिहास की बात करते हैं। आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम ये सब बता रही लेकिन इतिहास के बारे में नहीं बता रही कि अहमदनगर का किला कैसे क्या था। तो चलिए इतिहास की बात भी जान लेते हैं। नेहरू जी का मानना है कि अहमदनगर की ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से कोई विशेष अहमियत नहीं है। उनका यह मानना था कि अहमदनगर को हम किसी व्यापक रूप में नहीं देख सकते, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यह। परंतु चांद बीबी की कहानी प्रसिद्ध है। अहमदनगर से जब आपने पढ़ा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे चांद बीबी नाम की महिला का उल्लेख किया गया है। तो यह अहमदनगर की जो कहानी है उनसे ही जुड़ी हुई है, जिसने अकबर की शाही सेना से अपने किले की सुरक्षा हेतु हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया था। यानी चांद बीबी जो थी वो एक महिला थी, लेकिन उन्होंने अकबर की सेना, अकबर तो शहंशाह थे और इतने बड़े पावरफुल उस समय के शासक थे वो, और उनसे भिड़ना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन चांद बीवी जो थी अपनी छोटी सी सेना को लेकर अपने किले की रक्षा के लिए अकबर की विशाल सेना के सामने तलवार लेकर खड़ी हो गई। वह साहस से लड़ी, लेकिन अंत में अपने ही एक व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने बहुत वीरता से लड़ा और अपने साहस का परिचय दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब घर में ही षड्यंत्रकारी हो, घर में ही कोई भेदी हो, तो फिर कैसे कोई जीत सकता है कोई युद्ध। तो वही यही हादसा चांद बीबी के साथ भी हुआ। उनके बीच में, उनके महल में ही कोई किसी व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार अहमदनगर के किले पे अकबर का कब्जा हो गया। तो आई थिंक इतिहास वाला भाग भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है जेल में कुदाल छोड़कर कलम उठाना। नेहरू जी ने जेल में कुदाल छोड़कर फिर कलम कैसे उठा लिया, ये देखिए। नेहरू जी ने चाहा था कि इस स्थान की खुदाई कर नई नई वस्तुओं की, पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए। अचानक उनके मन में यह एहसास हुआ कि इस नगर के किले में कितने इतिहास दबे छिपे हैं, तो चलो कुदाल से इनकी खुदाई करते, नई नई वस्तुओं को देखते हैं और उनके बारे में, उनके जो तथ्य हैं, उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनको पता करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन जेल के अधिकारी सीमित स्थान से आगे बढ़ने नहीं देते थे। लेकिन उनका यह प्रश्न भी था, या उनकी एक समस्या थी कि जो जेल के अधिकारी थे, जो हेड थे, वे उन्हें ये इस बात के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो वहाँ पे खुदाई करें और नई नई चीज़ों को ढूंढें और उनको एग्जीबिशन में रखें। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़ दिया। कलम हाथ में उठाई और यह प्रण किया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वे लिखते रहेंगे। फिर उन्होंने एक निश्चय किया कि कुदाल छोड़ देता हूँ, मैं कलम उठाता हूँ, और कलम से वह हर रोज़ कुछ न कुछ लिखते थे। और यह निश्चय किया कि वह तब तक लिखते रहेंगे जब तक देश आज़ाद ना हो जाए, यानी हमें आज़ादी ना मिल जाए। उनका मानना था कि न तो वे ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख रहे हैं, यानी वह यह भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कलम उठा लिया, ऐसा नहीं कि वो ईश्वर के कोई संदेहवाहक या संदेशवाहक बनकर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सिर्फ वह लिख रहे थे, उनका मन था लिखना इतिहास के बारे में, इसलिए उन्होंने कलम को चुना। न ही वे अतीत के बारे में इतिहासकार की भांति लिखने में सक्षम है, ना ही वह यह भी कहते हैं कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ों से रिलेटेड होकर वो लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका मानना ये भी नहीं था। वे तो केवल वर्तमान यानी प्रेजेंट, अभी क्या है उसके बारे में ही बताना चाहते हैं। वे तो केवल वर्तमान विचारों का अतीत के विचारों के क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित कर उनके बारे में ही लिख सकते हैं। नेहरू जी का मानना था कि वे सिर्फ वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसको वो इतिहास से रिलेटेड करके, यानी उसके साथ वो प्रतिनिधित्व करके लिखना चाहते थे और देशवासियों को बताना चाहते थे। तो बच्चों, आपने अगर पूरी स्टोरी पढ़ी होगी अहमदनगर के किले के चैप्टर 1 को, अगर पूरे अच्छे, जैसे मैंने PDF दिया था, या जिनके पास बुक है बुक से पढ़े होंगे, तो आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, इस पार्ट से कुछ जुड़े शब्दार्थ हैं जिन्हें देख लेते हैं। पहला शब्द है अंधियारे। अंधियारे का अर्थ होता है अंधकार। झिलमिलाते, झिलमिलाते का अर्थ है जगमगाते। दूज का अर्थ है शुक्ल पक्ष का दूसरे दिन का चांद, यानी जब फुल मून होता है, पूरी तरह से चांदनी छाई हो। कारावास यानी जेल। स्थायी का अर्थ है पक्का। सहचर का अर्थ है साथी। उजाला, प्रकाश। ये पहले पेज का था। दूसरे पेज का है शब्दार्थ, देखिए। बागवानी, बागवानी का अर्थ है बाग बगीचे लगाना।
या फूल लगाना, सब्जियां लगाना, ये भी बागवानी में आते हैं। अवशेषों का अर्थ है बचे हुए पदार्थ, यानी जो कुछ शेष रह जाए, जैसे खंडहर, इसको भी हम अवशेष बोल सकते हैं। अतीत मतलब पुराना। दुर्भिंग संधियां मतलब दुश्मनों या गलत इरादों द्वारा की गई संधि। अहमियत विशेषता, विरुद्ध खिलाफ। मंजूरी मतलब अनुमति, किसी से मंजूरी लेना, किसी चीज़ के लिए परमिशन लेना, अनुमति। कुदाल हल या फावड़ा। कर्म यानी कार्य। अब इस पाठ के तीसरे पेज में देखिए क्या मीनिंग है। पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का दूत। अख्तियार मतलब अधिकार। विद्वतापूर्ण मतलब पंडित, यानी जो बहुत ज्ञानी हो। राहत यानी आराम। तो बच्चों ये कुछ शब्दार्थ हैं। अभी आप इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अगली कक्षा में कृपया शब्दार्थ मुझे लिख कर दिखाएं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आई होगी। और अगले दिन मैं इसी पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 लाइन 2 लाइन के जो आंसर्स हैं वही दूंगी। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही कराऊंगी आप लोगों को, ताकि याद करने में भी सुविधा हो, समझने में भी सुविधा हो आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।